हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हमने देख लिया जिसमें हमने कोशिका के बारे में पूरा पढ़ लिया। फर्स्ट क्लास में हमने कोशिका को जाना कि कोशिका क्या है, कितने भागों में होता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है और जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में देखा। और सेकेंड क्लास में हमने रिवीजन किया वन लाइनर की तरह। वन लाइनर में जो मेन पॉइंट था वो हमने डिस्कशन किया। और आज हमारा है क्लास नंबर 3 जिसमें कि हम उस सारे जितने पढ़े कोशिका के बारे में उसके क्वेश्चन सारे बनाएंगे जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो आइए बिना देरी का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जो संरचना हुई है जीवों की, जो जीव हैं और उनकी जो क्रिया होती है उसकी मूल इकाई क्या है। तो मूल इकाई क्या हो जाएगा, सेल। क्योंकि जो सेल है ये जीवों की मूल इकाई है और इस सेल से क्या बनता है, टिश्यू मतलब कि उत्तक। और उत्तक से हमारा शरीर का अंग बनता है और अंग से क्या है, शरीर बनता है। तो इकाई क्या हो गया, कोशिका। कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन था, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी जीव डैश के बने होते हैं। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमारा जो सभी जीव क्या है, कोशिका से बना है। कोशिका से क्या, उत्तक बना है। जो कोशिका का समूह होता है उसे उत्तक बोलते हैं। और उत्तक से हमारा अंग बनता है और अंग से शरीर। तो सबसे जो सभी जीव क्या बने, तो कोशिका के। कोशिका के बाद उत्तक बनता है, उत्तक से हमारा अंग और अंग से अंग तंत्र। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज हमें पीछे पढ़ा अभी, रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ देखिए कोशिका के जनक किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को, क्योंककि इन्होंने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट हुक कि कोशिका की खोज कब की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज किया था, वो भी पेड़ का छाल से। और जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा, किसमें, कॉर्क क्या है, कार्क के पेड़ का नाम है। तो बड़े पेड़ का छाल जो था ना उसमें देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना जिसका अर्थ क्या है। जो कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा सा कमरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, यहाँ कमरा है, छोटा सा कमरा, इसका मतलब होता है कोशिका का। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है उसमें सेल के बारे में लिखा गया है और ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था सब इन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में लिखा है। तो रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो मैंने आपको पीछे बताया जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने क्या की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लीवन-हॉक ने। अब देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत स्वान और स्वीडन ने दिया था। तो जो स्वीडन है इन्होंने पादप कोशिका के सिद्धांत दिया और स्वान ने क्या किया, जीव कोशिका को सिद्धांत दिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन और स्वान। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी। तो कोशिका में जो जीव द्रव है उसको खोज पुरकिंजे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो रुडोल्फ विर्चो है इन्होंने कहा था जो नई कोशिका बनती है वो पुराने कोशिका से ही बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर, रुडोल्फ विर्चो। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला रुडोल्फ विर्चो ने ही कहा था। मतलब कि जो नई कोशिका का खोज है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है, के निर्माण से होती है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण होता है। जो जंतु कोशिका है उसका बाह्य आवरण क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो ये सिर्फ पादप में पाई जाती है, पादप में, जीवों में नहीं पाई जाती है, पादप में। और कोशिका भित्ति से जीव और पादप को सेल में अध्ययन वो डिफरेंट होता है।
पादप कोशिका की बाह्य आवरण कैसी होती है? तो जो पादप कोशिका की बाह्य आवरण, देखिए जीवों में तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप में क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, राइट आंसर। और कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते, तो वही कोशिका भित्ति। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु में नहीं पाई जाती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो 80% जीव द्रव्य में 90% जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सभी प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? मैंने आपको बताया था पेड़ों में। और किसको छोड़कर? तो माइक्रोप्लाज्मा, इन सभी ऑप्शन में माइक्रोप्लाज्मा में छोड़ के जीवाणु में सीधा नीलहरी शैवाल और पादप में क्या? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है, मतलब नहीं है? तो जीवाणु, जीवाणु में क्या अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो अविकसित होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता। यूकैरियोटिक जो सेल होती है कोशिका, वो विकसित होती है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है, मतलब तो ये हो जाएगा हमारा डी। जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक सेल में आता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक जो सेल है वो प्रोटिस्टा में, पादप में और जंतु सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डैश में केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। जो कोशिका भित्ति होती है, लवक जिसे प्लास्टिड कहते हैं, और हरित लवक, ये सभी क्या है? ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब कि जंतु कोशिका में क्या नहीं होता? तो प्लास्टिड जो लवण है वो नहीं होता। ऑप्शन नंबर लवक हमारा नहीं होता है, डी हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जो किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो पादप में होता है, कवक में होता है, जीवाणु में, लेकिन जंतु में नहीं होता है। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा जंतु में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जो कोशिका भित्ति है यही पादप और जंतु की जो सेल में डिफरेंट दिखाया जाता है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। जो शैवालों की कोशिका भित्ति है सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी होती है। और कवक में किसका बना होता? तो काइटिन की। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, जो पादप की कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? सेलुलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनें। जो कोशिका भित्ति में क्या उपस्थित है उसके बारे में बताना, जो क्या उपस्थित नहीं है गलत बताना। तो लिगानिन मजबूती देता है, क्यूटीन जल हरान से बचाता है, और सुवेरिन जल संवहन को बचाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन वर्णात्मक परागमय झिल्ली है? तो इसमें कोशिका जो झिल्ली है वो परागमय बने समान ये जो सेल है आगे इसके अंदर आ जा सके, तो ये क्या? कोशिका झिल्ली। डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं, तो विसरण और प्रासरण दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रासरण। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी रचना को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, टेलीस्कोप से नहीं देख सकते और साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते और संयुक्त से भी नहीं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जो जीव द्रव्य वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो अल्टमैन ने। लेकिन नाम किसने दिया?
नाम दिया ब्रेंडा ने नाम, और खोजा किसने था तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? जो क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा राइट आंसर। और इसमें 38 एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट और मतलब पायरुवीन और जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जो एटीपी है ये किस में बनते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ये देखिए कोशिका का शक्ति गृह वही पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस मैंने पीछे भी बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो कोशिका को घुला देना या नष्ट करना किसका? लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जो सेल हमारा काम नहीं करता उसमें क्या होता है? लाइसोसोम क्या करते हैं? वो अपना वो एक एसिड तो वो छिड़क देता है, जिससे क्या होता है जो खराब सेल है वो मर जाते हैं। और जब पूरा सेल वहाँ का काम नहीं करना लगता तो ये क्या होता है जो लाइसोसोम है ये अपनी मतलब फट जाता है, तो थैली क्या फट जाता है और सब सेल वहाँ पर मर जाता है, इसलिए से आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने। डी डुबे ने क्या किया था? लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को हम पाचन थैली और आत्महत्या थैली दोनों भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन रंगहीन लवण है? रंगहीन मतलब जिसमें रंग नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या है? रंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें हरा जो क्लोरोफिल है वो क्या हमें करता है? वो हरा रंग प्रदान करता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि भोजन बनाने में यही क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे क्या है भोजन खाना बना पाते हैं, इसलिए से कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है, किसके कारण? तो कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है, तो पर्णहरित होता है जो उसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जो होता है संचित उसे में ल्यूकोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है? तो जो राइबोसोम है इसी को पैलेट ने की थी, ये सही हमारा प्लैटेट ने की थी। या प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी सही हमारा हो जाएगा। या केंद्रिका में बनता है, ये भी हमारा सही है। और इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ये गलत है। इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये याद रखिएगा। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं और प्लाइडेकन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। डैश प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन है वो राइबोसोम निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अतः प्रादाब्य जालिका अनुपस्थित होता है, जिस किस में नहीं होता? तो ये आरबीसी में नहीं होता, लाल रक्त कोशिका में नहीं होता है। खुरदरी अंतःप्रादाब्य जालिका के साथ डैश लगे होते हैं, तो क्या लगे होते हैं? राइबोसोम। अतः प्रादाब्य जालिका की खोज किसने की थी? तो पोर्टर ने की थी। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ईआर में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक किए जाते हैं, ईआर जो होता है इसमें संश्लेषित पदार्थ किसमें पैक किए जाते हैं? तो गोल्जी उपकरण में। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? राइबोसोम का निर्माण करना। मैं फास्ट अभी पढ़ा रही क्योंकि क्वेश्चन इसमें 152 है, तो अभी हम इसको बहुत टाइम लग जाएगा इसको डिस्कशन करने में, इसलिए मैं फटाफट आपको बताई जा रही हूँ। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो रसधानी है। कितना मिनट का लेक्चर हो गया? 14 मिनट का। फटाफट हम मेरे से पढ़ के आज 151 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, 52 सॉरी। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा होता है, राजधानी सबसे बड़ा होता है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो केंद्रक।
जो हमारा सेल है उसके अंदर सबसे बड़ा कोशिका आ जाता है तो केंद्रक आ जाता है, सबसे बड़ा होता है। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता? ब्लास्टोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन पादप में गोल्गी उपकरण है? तो डिक्टियोसम। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है जो रसधानी के। डैश में केवल जंतु कोशिकाएं पाई जाती है तो तारकाय क्या है? ये सिर्फ जंतु कोशिकाएं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा राइट आंसर। राजधानी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? जंतु और पादप में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो बेंडेन ने। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है तो कोशिका विभाजन में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। डैश में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है तो पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ क्यों बहुत बड़ी होती है? क्योंकि इसमें पानी क्या स्टोर रखती है राजधानियाँ। पानी सबसे ज़्यादा पौधों में जरूरत होती है तो ये सबसे बड़ा किसमें? तो पौधों में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कोशिका का एक ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस इसे गोल्गी उपकरण को कहते हैं। निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? तो राजधानी कौन सा कार्य नहीं है? यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये गलत है क्योंकि ये पानी को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। केंद्र जो होते हैं। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी जो केंद्रिका होती है, सॉरी केंद्रक होता है कोशिका में उसको। और सबसे बड़ा जो कोशिका में पाए जाते हैं वो केंद्रक ही होते हैं। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो सबसे वास्तविक जो केंद्रक का अभाव किसमें होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमोटीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? तो डायक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन डैश, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बना देंगे तो क्या बनेगा? तो न्यूक्लियोसम, क्रोमैटिन और गुणसूत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें से सभी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटीन में संगठित हो जाते हैं तो क्या होता है? गुणसूत्र। जैसे जो धागानुमा होता है इससे, इसके अंदर आप देखिए एसिस होता है, गुणसूत्र बने होते हैं, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जीन होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो होफमस्टर ने। डैश अणु के कोशिका के निर्माण एक संगठन की सभी सूचनाएं देती है। तो जो डीएनए अणु की कोशिका तो वो क्या कहते हैं? सभी सूचनाओं को देती है, जैसे कि ये क्या होता है? अनुवांशिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसे अनुवांशिक क्या वाहक कहा जाता है? तो गुणसूत्र को। सबसे छोटी इसकी इकाई क्या है? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं तो जीन कहते हैं। डैश को अनुवांशिक पदार्थ और डैश को अनुवांशिक पदार्थ की इकाई कहते हैं तो किसको? वही ये जीन और डीएनए को, तो डीएनए और जीन को। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो सेंट्रोसोम क्या है? ये गुणसूत्र का भाग नहीं है क्योंकि टेलोमियर जो बीच में होता है, क्या कहते हैं गुणसूत्र में, उसको टेलोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर जो ऊपर वाले भाग के होता है क्रोमोटोम पाया जाता है इसमें गुणसूत्र में, क्रोमेटिड कहते हैं। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जो अर्ध गुणसूत्र होते जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कोशिका का द्रव का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, कोशिका द्रव का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति का कोशिका का निर्माण करते हैं तो समसूत्र में क्या? एक कोशिका दो संतति का निर्माण करती है, दो कोशिका संतति का। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति का निर्माण करते हैं, इसमें अर्धसूत्र में क्या? एक का चार हो जाता है कोशिका। डैश में बनाने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें अंडाणु होगा, अंडा नहीं। तो जो शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ के हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं और ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं।
एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2n और सूत्री विभाजन करता है। मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो किसमें, युग्मज में, जाइगोट होते हैं, जाइगोट, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, तो डिप्लोटिन। डिप्लोटिन क्या, ये समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है। प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज ये सब क्या, समसूत्री विभाजन का चरण का विभाग है। डैश में समसूत्री विभाजन के अंतिम चरण होता है, तो टेलोफेज क्या होता है, ये अंतिम चरण होता है समसूत्री सेल का विभाजन में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, तो प्रोफेज में क्या होता है, जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक, झिल्ली और कोशिका में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, मेटाफेज में क्या है, गुणसूत्र मध्य रेखा पे होता है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो एनाफेज में क्या हो जाती है, 2 गुनी। हाँ, पीछे वीडियो में देखा है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, तो टेलोफेज में, टेलोफेज। डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में। डैश कभी विभाजित नहीं होती है, जो तंत्रिका कोशिका ब्रेन में वो क्या कभी विभाजित नहीं होती है, इसलिए सर पे चोट लगने के समय क्या होता है, जल्दी हमारी मृत्यु हो सकती है। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, और केंद्र के पास क्या होता है, अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। झिल्ली रहित कोशिकांग है, राइबोसोम क्या है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा क्या है, इसमें क्या है, सभी झिल्ली क्या है, कोशिकांग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मानव कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही चुने, सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका है, ये सही है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु का, ये भी सही है मानव में। और सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाणु है, ये भी हमारा सही है। तो इनमें सभी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी, इसमें मानव में पूछे तो अंडाणु हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और ऐसे पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा, सबसे छोटी कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है, तो 1 मीटर तक हो सकती है। डैश को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, तो 19वीं सदी को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोशिका के जो सेल है उसकी बहुत सारी खोज हुई, इसलिए 19वीं सदी को कोशिका का क्लासिकल काल कहा जाता है, 19वीं सदी। लवक की खोज किसने की, तो हिक्कल ने, या हेकल बोल सकते हैं। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की, तो फोंटाना ने। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कुत्ते में 46 होती है, जैसे मानव में होती है वैसे कुत्ते में भी 46 होती है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 48 हो जाती है, मानव से क्या 2 ज़्यादा हो जाते हैं, 48। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो अरुण कुमार को भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाते हैं। ऐसे रॉबर्ट हुक को कहते हैं, लेकिन अगर भारतीय पूछे तो अरुण कुमार को। नाभिक के अलावा कोशिका के इस भाग में कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और ये केंद्रक में क्या डीएनए पाया जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट बदलती है। बीपीएससी 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़े, और संख्या पूछे तो 46। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़े कितने, 23 जोड़े। सब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ उत्तराखंड में। जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये भी बीपीएससी 2015 में और 59-59 में पूछा गया है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो छिपकली में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो ये कोशिका भित्ति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है।
जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पादप कोशिका में होती है, पादप में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पीछे भी पढ़ा था। इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से, दोनों से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। देख सकते सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अतः द्रव्य जालिका की, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये IAS 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो लसिका तिल्ली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंतकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और इसमें क्या है? भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं को सृजित भी किया, जिन्हें कार्ड प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता था। ये भी सही है, तो इन्हें सही बताना। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, मतलब गलत है? तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं ग्रहण करती है, ये भी सही हमारा हो जाएगा। ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत करती है, ये भी हमारा सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रमित कोशिका, जैसे मृत्यु के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रक को क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामेड सेल डेथ के जो सेलुलर एंड सेलुलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो एमाटॉक्सिस। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद क्या होते हैं? तो क्रेब्स चक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी खोज निम्नलिखित में से किसके से कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। DNA की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वाटसन और क्रिक ने DNA की खोज की थी। संवहनी, जिसे वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे आता? तो जाइलम टिश्यू से। पुरुष जिन्स संगठन होता तो XX अगर होता तो ये महिला होती है, और XY होता तो पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरविंद सिंह खुराना। ऑप्शन नंबर हरगोविंद सिंह खुराना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तना काट आमतौर पर सबसे प्रवर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तना काट के हम क्या रोकते हैं? तो गन्ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है, 90% जल पाया जाता है। मानवों की पहचान को सुनिश्चित कराने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो DNA फिंगरप्रिंट लाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? तो कोशिका क्या जीवन की आधारभूत इकाई है? जंतु में पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है, तो ये पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। तो पहले हमारी कोशिका पुराना कोशिका के नए सेल, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नए सेल का निर्माण होता है। ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं किसमें? तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? तो दोनों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो हरित लवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर के किस कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जैव कोशिकाओं में निम्न में से अनुपस्थित होता है, तो क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन बंध से जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड।
डीएनए बहुलक है, तो डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 152 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसका आंसर इसमें आपको दिया हुआ है। और कोई क्वेश्चन में डाउट तो आप आंसर मिला सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या कमी था क्या नहीं था। और इसका अगला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कल। तो अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।